क्वेश्चन 30 देखिए। प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 बाई 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये दे रखा है कि जो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है, तो हमें प्रूव करना है कि 2 माइनस रूट 3 बाई 5 एक इरेशनल नंबर है। हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको प्रूव करेंगे आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करेंगे कि हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसे रैशनल मान लेंगे और फिर अंदर से कुछ ऐसा रिजल्ट निकालेंगे जो गलत होगा, और फिर हम अपनी गलती मान लेंगे और हम कहेंगे कि ये आपका एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम इसे रैशनल मान लेंगे। लेट 2 माइनस रूट 3 बाई 5 इज ए रैशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 माइनस रूट 3 बाई 5 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब यहां पे इस 5 को इधर ले आए तो 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 5p बाई क्यू, और यहां पे इसको इधर ले आइए 2 माइनस 5p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। यहां पे हो गया 2q माइनस 5p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। अब यहां से आप समझें कि p और q इंटीजर्स हैं। अब p और q की कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट हमें क्या मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा, क्योंकि ये p बाई क्यू एक फ्रैक्शन बन जाएगी तो ये रैशनल हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, सो ये जो टर्म है 2q माइनस 5p बाई क्यू इज रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है, तो अगर एलएचएस जो रैशनल नंबर है तो उसके इक्वल में जो टर्म है वो भी आपका क्या होगी, एक रैशनल नंबर होगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं विच इंप्लाइज कि रूट 3 इज रैशनल। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रूट 3 आपका इरेशनल है, और नहीं भी देता तो भी हम ये जानते हैं कि जो रूट 3 है वो आपका रैशनल है, इरेशनल है। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंदर से हमने रिजल्ट निकाला है कि रूट 3 रैशनल है, तो ये बातें तो एक दूसरे का अपोजिट हो गई ना, तो ये तो गलत बात आ रही है। तो हम यहां पे लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि ये इस बात का ही अपोज कर रही है कि दैट रूट 3 इज इरेशनल, यानी ये इस बात के ही अपोज में है कि आपका रूट 3 इरेशनल नंबर है। अब हम यहां बोलेंगे ये जो अपोजिशन, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है वो हमारे गलत मानने की वजह से आ रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन, अब हम अपनी गलती मान रहे हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजप्शन, ये हमारे गलत मानने की वजह से आया है। सो अवर अजप्शन इज रॉन्ग, यानी कि जो हमने माना है वो गलत है। तो हमारा मानना जब गलत हो गया है तो हम कह सकते हैं भाई ये गलत है तो सही क्या होगा। सो 2 माइनस रूट 3 बाई 5 इज इरेशनल नंबर, तो ये क्या होगा आपका, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है आपका इरेशनल प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यहां पे हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। दिस इज क्वेश्चन 31। एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है।
we had a parallelogram जिसके अंदर एक सर्कल है। इस तरीके से मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं। लेट्स से इसका नाम है ए, बी, सी, डी, और जो ये पॉइंट्स यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के, इसको हम नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर, एस। अब यहां पे हमसे क्या कह रहा है कि ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, वो आपका एक पैरेललोग्राम है, और मुझे ये शो करना है कि आपका ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक रोम्बस है। तो यहां पे आप समझे गिवन पार्ट क्या है हमारे पास गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, उसकी पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और जो ये बी सी है वो किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। ये हमें यहां पर दे रखा है, ये हम यहां पे लिख सकते हैं। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज आर रोम्बस। अब ये तो हो गई स्टेटमेंट वाली बात, ये हमें से प्रूव करना है कि ये क्या है, आपका एक रोम्बस है। अब रोम्बस हम इसे कब कह पाएंगे, हम इसे रोम्बस कह पाएंगे कब, जब ये चारों साइडें मैं इक्वल दिखा दूंगा। अभी जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, जो बीसी है वो आपका एडी के इक्वल है। अगर मैंने ये चारों साइडें इक्वल दिखा दी तो फिर मैं ये कह पाऊंगा कि ये क्या है, आपका एक रोम्बस है। तो हमारा प्राइमरी टारगेट होगा चारों साइडों को इक्वल दिखाना। तो यहां पे मैं पहले इस वाले पार्ट को लेता हूं, ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की हुई टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप कहेंगे हेयर AP इज इक्वल टू AS। AP जो है वो एक AS के इक्वल है, क्योंकि आप कहेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, थ्योरम 10.2, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब थ्योरम 10.2 नहीं लिखना है आपको, क्योंकि जो ये थ्योरम 10.2 है वो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बुक ही नहीं पढ़ते, तो आप क्या है थ्योरम को ही लिख दोगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, एक लाइन में आप इसे साइड में लिख देंगे, तो जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि किस थ्योरम की वजह से आपने ऐसा लिखा है। अब ये जो बी है ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी क्यू और बीपी जो टेंजेंट है ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं बीपी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सेम थ्योरम। सी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी क्यू और सी आर दोनों टेंजेंट हैं, ये भी इक्वल हो जाएंगे आपके। डी भी एक क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो डी आर और डीएस ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो डी आर इज इक्वल टू डीएस। इन्हें नाम दे दो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अब जब हम किन्हीं भी इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, और राइट हैंड साइड के ऐड होगी। तो एपी प्लस बीपी, सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू एएस प्लस, मैं डीएस को आगे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी एडिशन में है। एपी प्लस बीपी, एपी बीपी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल हो गया। एपी और बीपी जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी बन गया। सीआर और डीआर किसके इक्वल हो गया, सीडी के इक्वल हो गया। इज इक्वल टू एएस डीएस, एएस डीएस, एडी लिख सकता हूं, प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू मैं बीसी लिख सकता हूं। ये मैंने सम करके यहां पर लिख दिया है। अब मुझे क्या दिखाना है, देखो ए बी जो है वो सी डी के तो इक्वल है, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है।
अगर मैं ऐसा दिखा दूं कि ए बी इसके इक्वल है तो ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या दिखाना है, ए बी को सी डी के इक्वल दिखा देना है। तो ये वाला पार्ट आप यहां पे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ए बी प्लस सी डी। देखो सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में है, ये ए बी लिख लिया। और एडी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बीसी लिख सकते हो, बीसी प्लस बीसी। तो ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी, विच इंप्लाइज की जो ए बी है आपका वो बीसी के इक्वल है। तो क्वाइट सिंपल हो गया कि जो ए बी है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गई। अब देखो जरा, पैरेललोग्राम था तो ये साइड इसके इक्वल थी, अब ये साइड इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगी, और इसके तो ये पहले से इक्वल, यानी चारों साइडें इक्वल हो गई हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो जो ए बी सी डी है वो क्या हो गया है, एक रोम्बस हो गया है। क्वाइट सिमिलर अप्रोच, जो क्वाइट सिंपल अप्रोच है वो वहां पर फॉलो की है कि पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइडें इक्वल थी, वो हमने लिख ली। रोम्बस प्रूव करने के लिए चारों साइडों को केवल इक्वल दिखाना है तो आप इसे रोम्बस लिख पाएंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इस थ्योरम को यूज किया है, सभी को ऐड किया, ए बी को बी सी के इक्वल दिखाते ही चारों साइडें जो है वो आपकी इक्वल हो गई और हमने इसे रोम्बस यहां पर कह दिया है। सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 देखिए। Two pillars of equal length stand on either side of the road which is 100 meter wide exactly opposite to each other। हमारे पास क्या है, दो पोल हैं जो रोड के अपोजिट साइड में है ऑफ इक्वल लेंथ, माने कि मैं मान लेता हूं ये रोड है, यहां पे दिस ए बी इज द पिलर एंड दिस सी डी इज द पिलर, और जो बी डी है वो रोड है जो 100 मीटर वाइड है, और ए बी और सी डी की जो लेंथ है वो इक्वल है। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पॉइंट है इस रोड पर, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पिलर्स का वो एक से है 60 डिग्री और एक से है 30 डिग्री आपका। अब यहां पे समझे कि जब आप देख रहे हो, जितनी ऊपर देख रहे हो, जैसे मान लो ये मेरी आंखों के सामने लाइन ऑफ साइट है, अब इससे मैं जितना ऊपर देख रहा हूं उतना एंगल बढ़ते जा रहा है। जैसे आप समझो कि ये पेपर ऑफ शीट मेरी लाइन आंखों के सामने है, अब आंखों के बीच में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, मैं जितना ऊपर देखते जाऊंगा वो एंगल बढ़ता जाएगा। यानी अब देखो यहाँ नजदीक है वो, मैं इसके नजदीक हूं तो मुझे ऊपर देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये नजदीक है तो इसको और ऊपर देखना पड़ेगा, ये दूर है तो थोड़ा उससे कम देखा जा सकता है, तो ये वाला आपका 30 डिग्री। ये डिपेंड करेगा, अगर आप उसके नजदीक हैं और ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा, दूर है तो कम बनेगा आपका। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पिलर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द पिलर्स। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम पिलर्स हमें बतानी है। समझो कि ये जो बीडी डिस्टेंस है वो आपको क्या दे रखी है, वो 100 मीटर दे रखी है। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को कुछ नाम दे रहे हैं ए, यहां पे हम लिखते हैं लेट ए बी एंड सी डी आर पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये पिलर्स हैं आपके किसके, इक्वल लेंथ के। लेट ई इज अ पॉइंट ऑन द रोड, ये रोड पर एक पॉइंट है आपका, सच दैट जो बीई है वो हमने कितना मान लिया, ये जो बीई लेंथ है वो मैंने मान लिया x। जब पूरी जो लेंथ है वो 100 मीटर है और ये वाली लेंथ x है, तो ये वाली लेंथ कितनी बच गई, ये बच गई 100 माइनस का x। नाउ हमें ये x निकालना है आपका, और ये ए बी और सी डी भी निकालने हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो यहां पे देखिए
ये 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि जो पिलर्स होते हैं या फिर टावर होता है वो जमीन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं, दिस इज बेस, अगली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो ए बी अपॉन बीई, ए बी अपॉन बीई यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो क्या होता है, वो होता है tan 60, एंगल 60 है। ए बी हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है, बी हमने x मान लिया है और tan 60 है √3, सो ए बी इज इक्वल टू √3x मीटर। नाउ अब इस वाले ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल सी डी ई ले लेता हूं मैं, सी डी अपॉन डीई यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हो गया tan 30 डिग्री। डीई मेरे पास है यहां पे, सी डी मेरे पास नहीं है, डीई जो है वो हमारे पास कितना है, डीई इज 100 माइनस का x और tan 30 होता है 1/√3। ये टर्म डिवाइड में है, इधर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, सो 100 माइनस का x बाई √3 मीटर। अब इसे फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकंड। देखो ये ए बी टावर की, ए बी जो पिलर है उसकी लेंथ है और ये सी डी पिलर की लेंथ है। क्वेश्चन में हमसे स्टार्टिंग में ही ये कहा गया है कि जो ए बी और सी डी है वो इक्वल लेंथ के हैं, तो यानी ए बी और सी डी इक्वल होंगे, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये √3x हो जाएगा, 100 माइनस x ओवर √3, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3x इज इक्वल टू 100 माइनस x, इधर ले आओ, 3x प्लस x इज इक्वल टू 100, यहां पे आ गया 4x इज इक्वल टू 100, ये 25, तो x की वैल्यू आ गई 25, x की वैल्यू 25, और ये वाली डी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, डी मेरे पास आ जाएगा, दैट इज 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 मीटर। यानी इस पॉइंट की जो डिस्टेंस फ्रॉम पिलर्स है वो 25 मीटर और 75 है। हाइट ऑफ द पिलर निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ पिलर वो कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ पिलर जो है वो हमारे पास है √3x। अब √3 की वैल्यू उसने कितनी यूज करने के लिए कहा है, वो कह रहा है यूज √3 1.732 इंटू 25, मल्टीप्लाई करते हैं, 25 टू जा 50, 80 कैरी 8, 175, ये हो गया आपका, दिस इज 183, तो यहां पे आ गया 3, कैरी आ गया 18, और ये हो जाएगा आपका 25 और 18 हो जाएगा 43। तीन डिजिट्स किन के पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे तो आप इसे लिख सकते हो 43.3 मीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरोस को आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 43.3 मीटर, यानी ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ पिलर। ये क्या है, हाइट ऑफ पिलर है, यहां पे आप कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पिलर्स इज 25 मीटर, 75 मीटर, तो 25 मीटर यहां से और 75 मीटर यहां से है, और आपका जो पिलर की जो हाइट है, हाइट ऑफ पिलर जो है वो हमारे पास 43.3 मीटर्स यहां पे आ रही है। क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to CFB. हमारे पास कोई ABCD एक पैरेललोग्राम है। आप क्वेश्चन को समझिए पहले, ये कोई ABCD एक पैरेललोग्राम है। This is A, B, C, D. This is ABCD a parallelogram. वो कह रहा है कि साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है E पॉइंट तक, तो यहां जो AD साइड है इसको प्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब इसको बढ़ा दिया गया है टू द पॉइंट E, और वो कह रहा है कि फिर जो BE है वो CD को F पे काटती है,
जो बीई लाइन है वो सीडी को एफ पॉइंट पे कट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एडी साइड को ई पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया गया है और जो बीई लाइन है वो इस सीडी को एफ पॉइंट पे कट करती है। तो यहां पे हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या है हमारे पास? टू प्रूव है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आप यहां पे गिवन वाला पार्ट लिखेंगे। गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें दे रखा है, ये पैरेललोग्राम हमें दे रखा है। अब यहां पर आप देखें तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये आपको लिख सकते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मुझे किन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है? ए बी ई, ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, सेकेंड वाले पार्ट का लिख दिया। ए बी ई इज सिमिलर टू सी बी एफ। ए बी ई यानी ये वाला ट्रायंगल, सी एफ बी ये वाला ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमारे पास क्या है? हम यदि चाहें तो उसको तीनों साइड के साथ, तीनों साइडें अगर प्रोपोर्शन में आ जाएं तो आप उन्हें सिमिलर कह सकते हो। दो साइडें प्रोपोर्शन में आ जाएं और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो साइड एंगल साइड से आप उन्हें सिमिलर कह सकते हो। या फिर केवल दो एंगल आपके उसके इक्वल आ जाते हैं तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप उन्हें सिमिलर कह सकते हैं। अब यहां पे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो जो आपका बीसी है वो पैरेलल होगा एडी के, बीसी इज पैरेलल टू एडी। यहां पे आप कह सकते हो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी एफ बी, ये दो पैरेलल लाइन है, ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझो जरा, एडी को ही बढ़ाया गया है तो एई जो है वो आपका बीसी के पैरेलल हो जाएगा। सिंस यहां पे आप कहोगे कि एई इज पैरेलल टू बीसी, तो यहां पे आप कह सकते हो कि ये जो बीई है वो ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, यानी एंगल ए बी इज इक्वल टू सी बी एफ। आप कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आप इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कह सकते हो, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल बीएई होगा एफसीबी के, एफसीबी के अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बस हमें दो एंगल्स ही इक्वल चाहिए थे यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो ये एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था जिसके अंदर मुझे साइड्स को, जो दो ट्रायंगल्स थे उनको क्या करना था? सिमिलर प्रूव करना था। दो एंगल्स को केवल इक्वल दिखाते ही हम कह सकते हैं कि जो आपके ट्रायंगल्स हैं वो यहां पर सिमिलर होंगे। क्वेश्चन 33 का बी पार्ट देखिए। साइड्स AB, BC एंड द मीडियन AD। हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है और एक PQR ट्रायंगल है। ABC में AD मीडियन डाली गई है और यहां पर PM मीडियन डाली गई है। वो क्या है? वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहां पर जो गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट मेरे पास क्या है कि साइड AB प्रोपोर्शनल है किसके? PQ के, और जो साइड AC है, साइड AC सॉरी BC, जो BC है
वो प्रोपोर्शन में है किसके, क्यू आर के। एंड जो एडी मीडियन है वो प्रोपोर्शन में है किसके, पीएम के। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। आप समझो कि यहां सिमिलर करने के लिए दो क्राइटेरिया हमारे पास हो सकते हैं। ये दोनों साइडे प्रोपोर्शन में है, अगर कहीं से ए सी अपॉन पी आर और आ जाए तो मैं एस 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 से इन्हें सिमिलर कर दूंगा। या फिर ये दोनों प्रोपोर्शन में है, अगर ये वाले एंगल इक्वल आ जाए तो बाई एस ए एस में इन्हें क्या कर दूंगा, सिमिलर कर दूंगा। तो मुझे इन दो बातों में यहां इंटरेस्ट है, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। आप यहां समझो कि जो एडी एंड पीएम आर मीडियन, सिंस एडी एंड पीएम आर मीडियन, तो हम ये जानते हैं कि जो मीडियन है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी जो बीडी है वो डीसी के इक्वल होगा एंड जो क्यूएम है वो एम आर के इक्वल होगा। अब यहां जो देखिए बीसी है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी। बीसी को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बीडी, और क्यू आर को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम के इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, यहां पर ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन में, ये वाली साइड इसके, और ये वाली साइड इसके, यानी बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के। आप बोले सर ये क्यों कर दिया, अभी देखो इसका ही हम यूज कर लेंगे। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या है, सिमिलर हैं, तो साइडें तो प्रोपोर्शन में हमने निकाल ही ली, ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए पी के, बी क्यू के, डी एम के, बट हमें जरूरत किसकी है, इसकी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी क्यू के आ गया क्योंकि ये सिमिलर है आपके, और आप ध्यान से देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी इसके, बी सी क्यू आर के, और उनके बीच में बनने वाला एंगल इक्वल है। तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं क्या कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो केवल पहले वाली सिमिलरिटी क्राइटेरिया को तो हमने यूज किया है एंगल बी और क्यू को इक्वल दिखाने में। क्वेश्चन 34 का ए पार्ट देखिए। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस of 90 km at a constant speed. Had the speed been 15 km per hour more, it would have taken 30 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. आप यहां समझो कि आपके पास क्या है, 90 किलोमीटर की कोई जर्नी है, उसको स्पीड x किलोमीटर पर आवर से कवर कर रही है। अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली टाइम कम हो जाएगा। तो यहां पे पहले ना मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, दैट इज 90 किलोमीटर। तो टाइम टेकन निकाल सकता हूं, टाइम टेकन बाय ट्रेन विद ओरिजिनल स्पीड, अपनी ओरिजिनल स्पीड के साथ उसे कितना टाइम लगेगा, उसे लगेगा डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड आवर्स, इतना टाइम उसे लगेगा। अब वो कह रहा है कि हम ट्रेन की स्पीड बढ़ा रहे हैं,
तो बढ़ा देते हैं। इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन, इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन। अब कितनी बढ़ाई हमने, 15 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। पहले थी x, बढ़ा दी 15, तो अब जो नई स्पीड है वो बन गई x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन विद इंक्रीज्ड स्पीड। देखो डिस्टेंस तो अभी भी इतनी है और स्पीड अब हो गई है x प्लस 15, तो अब इतना टाइम उसको लगेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि अब ऐसा समझो, पहले हम चल रहे थे x किलोमीटर से, तो मान लो उसे आप 2 घंटे में कवर कर रहे थे। अब स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम तो कम हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम हो जाएगा। पहले 2 घंटे लग रहे थे, तो अब मान लो उसे 1 घंटे और 30 मिनट लगते हैं, इतना टाइम कम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहते हैं कि जो पहले वाला टाइम है वो ज्यादा है, पहले वाला टाइम जो है वो ज्यादा है, दूसरे वाला टाइम कम है आपका, और वो कह रहा है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 30 मिनट का है, यानी अब यहां पे 30 मिनट्स कम लगते हैं। तो ये इसमें से अगर मैं इसको हटाता हूं 2 आवर्स में से 1 आवर 30 मिनट को, तो बचेगा क्या, 30 मिनट। ये इससे 30 मिनट ज्यादा है, तो यहाँ पे 30 मिनट, इनफैक्ट जब सारा कुछ आवर में चल रहा है ना, तो इस 30 मिनट को भी आवर में कर लेंगे। तो अब यहां पे इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू यानी कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन मुझे यहां पर निकालनी है। नीचे मैं ले लेता हूं इसका एलसीएम, ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 15, 90 कॉमन ले लो ऊपर से, x से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 15, x प्लस 15 से करेंगे तो बचेगा x, 90 हमने पहली बार ले लिया है, ये हो गया 1/2, x से x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया x इंटू एक्स प्लस 15, और ये हो गया आपका 30 इंटू 90, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। अब आपको 2700, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो आपका माइनस का 2700 आए और उनको ऐड या सम करने पर आपका आ जाए 15, तो वो मिल जाएंगे आपको 2700 के ना, फैक्टर कर लो। तो यहां पे इसके करते हैं हम फैक्टर, तो फैक्टर हो जाएंगे 3 से करो, यहां पे आपका ये हो गया, दिस इज अब ऐसे दो नंबर चूज करने, देखो इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो तो इतना ही आएगा, बट ऐसे नंबर चूज कर रहे हैं जिनका डिफरेंस 15 हो। तो यहां पे आप देखें तो हम कर सकते हैं 9 और 5 45 ले लेते हैं, एंड और यहां पे ले लेते हैं आपका दिस इज 60। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो तो आपका आएगा 2700 और सब्ट्रैक्ट करने पर भी 15 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 60x माइनस का 45x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 60, यहां से माइनस का 45 कॉमन ले लिया तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 60 कॉमन दिखाई दे रहा है, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब उनमें से कोई एक टर्म आपकी 0 हो। तो या तो आपके पास यहां पे x प्लस 60 0 होगा, x प्लस 60 0 होगा, या फिर आपके पास x माइनस 45 0 होगा। यहां से तो x की वैल्यू आ गई -60 और यहां से आ गई x की वैल्यू 45। अब देखो x की वैल्यू -60 तो हो नहीं सकती। आप पूछे सर क्यों, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, x स्पीड है, तो यहां पे आप कहेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, इनफैक्ट यू कैन से कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। उस ट्रेन की जो स्पीड है
वो आपकी 45 किलोमीटर पर आवर है। करा कैसे है? ओरिजिनल टाइम निकाल लिया स्पीड के साथ, बढ़े हुए स्पीड के साथ टाइम निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस 30 मिनट उसको आवर में कन्वर्ट किया, इक्वेशन बनी, सॉल्व करके x की वैल्यू यानी कि हमने यहां पर स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल दी है। क्वेश्चन 34 का बी पार्ट देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसे मैं अगर 1 मान लूं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट विद किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ए है वो आ गया c प्लस 1, एंड जो b है वो हमारे पास आ गया -6 c प्लस 1 जो x के मल्टीप्लाई में है, और c आ गया 3 इंटू सी प्लस 9। अब जरा आप समझें कि मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, और d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। d लेस देन 0 तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्वेश्चन कह रहा है रियल एंड इक्वल, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। तो b का स्क्वायर यानी माइनस का 6 इंटू सी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि c प्लस 1, c यानी कि 3 इंटू सी प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां वैल्यू रख दी। इसका हो गया 36 c प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 12 c प्लस 1 इंटू सी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ना थोड़ा टैकल करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। तो यहां पे आप देखें तो c प्लस 1 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे इनफैक्ट 12 भी कॉमन ले लो, तो यहां पे आ जाएगा 3 c प्लस 1, 12 आ गया, c प्लस 1 आ गया, तो यहां पे बचा आपका माइनस का c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पे 12 इंटू सी प्लस 1, ये हो गया 3c प्लस 3 माइनस सी माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया 12 इंटू सी प्लस 1, और ये हो गया 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो c प्लस 1 0 होगा या फिर 2c माइनस 6 0 होगा। तो 2c इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और यहां से c इज इक्वल टू -1। ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि जो c है वो -1 नहीं है, तो जो c है वो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? c विल बी 3। क्वेश्चन 35 देखिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये जो टेबल है वो शो करती है एज ऑफ द पेशेंट्स जो एक साल में एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हैं। 5 से 15 साल के जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं वो 6 हैं, 15 से 25 साल के 11 है, ये 21, 23, 14 और 5। वो कह रहा है कि फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। इसका मोड और मीन आपको निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास ये एफ आई है, दैट इज समेशन। तो यहां पे आप एक्साई निकाल लो। एक्साई होता है इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो 20/2 आ गया 10, ये आ गया आपका दिस इज 40/2 इज 20। सभी को करने की जरूरत नहीं है, 10 का डिफरेंस है, सब में 10 10 ऐड करते जाओ। 30, 40, 50 एंड 60। यहां पे मैं निकाल लेता हूं एफ आई एक्स आई। ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका
220 यहां पे आ गया 0, 630 यहां पे आ गया 0, 920 यहां पे आ गया 0, और यहां पे मैं निकाल देता हूं समेशन ऑफ एफ आई एक्साई, सम कर लेंगे 0, 8, 3, 11, 2, 11 और 2 हो गया आपका, दैट इज ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, 200, 6 2 8 11 और 2 13 का 0, 13 का 0, 1 कैरी, 28 यानी ये आ गया 2830, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई हम निकाल लें तो वो आ जाएगा आपका 617, 8, 3, 11, 4, 15 और 5, 20, 2 आ गया कैरी, 3 और 2, 5, 6 और 2, 8 इज 80। तो जो मीन है हमारे पास, मीन होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्साई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मैं यहां पर ये डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, आप इसके लिए अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई आ रहा है 2830 बाई 80, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 283 को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, 5 टाइम्स 40, यहां पे 8 से 3 टाइम्स 24, 7 टाइम्स आपका 56 एंड 4 5 टाइम्स 35.375। ये तो हमारे पास क्या आ गया, इसका मीन आ गया है। अब हमें मोड भी निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में H। ये जो L है, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और ये जो F1 है वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ नॉट क्या होता है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, एंड F2 होता है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मॉडल क्लास क्या है, जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपकी मॉडल क्लास होती है। दिस इज द मॉडल क्लास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहां सबसे ज्यादा है। तो मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, यहाँ पे मॉडल क्लास इज 35 to 45। तो ये तो हो गई F1, ये हो गया F0 प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग हो गया F2, और ये हो गया L। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे L यानी 35 प्लस F1 माइनस F0 यानी 23 माइनस का 21 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 यानी 46 माइनस 21 माइनस 14 इनटू में H यानी कि 10 आपका। तो 35 प्लस 20 और यहां पे कितना हो गया 46 माइनस का 5 एंड 3 11। तो 20 बाई 11, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, और यहां पे आ गया 8 टाइम्स 88, 2 फिर से 1 टाइम, यहां पे 9 और ये आपका 81 आ गया 1.81। 35 प्लस 1.81 यानी 36.81, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका मोड आ रहा है। तो हमने मीन भी निकाल दिया है और मोड भी निकाल दिया है। दोनों फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, और केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आप मीन एंड मोड यहां पर निकाल पाएंगे।